नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी रोचक और सस्पेंसफुल कहानियाँ। अगर आपको यहाँ पर हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों को साथ शेयर करें और साथ के साथ अपना कमेंट करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब भी करें। आपका ज़्यादा समय न लेते हुए चलो आज की कहानी को शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने सुना था कि किंग अपने आदमी को कहता है कि तुम हमें किसी भी तरह से युवराज को उस बेसमेंट में जाने से रोकना है, इसके लिए तुम्हें जो करना है वो करो। किंग के चेहरे पर परेशानी पहली बार साफ साफ नजर आ रही थी। उसके बाद वो आदमी किंग की ये बात सुनने के बाद अब उसके कमरे से निकल जाता है। इधर किंग ने अभी अपने साइड में रखा हुआ टैबलेट उठाया और फिर उसमें कुछ टाइप करने लगता है और फिर कुछ देर बाद किंग के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। एक बिल्डिंग में बने एक रूम में बॉस अपने ही आदमियों को समझा रहा था कि आज उन्हें कब और कैसे अटैक करना है कि तभी बॉस का एक आदमी कहता है कि बॉस, उन माँ बेटी का क्या करना है। वैसे उन दोनों ने अब तक हमारे आदमियों को उस कॉलेज में एंट्री नहीं दिलवाई है। वो हमारी बात पता नहीं क्यों इतनी आसानी से नहीं सुन रही है। अपने आदमी की बात को सुनकर तो अब बॉस कहता है कि पहले उन दोनों को यहाँ बुलाओ, मैं खुद बात करूंगा उन दोनों से। वैसे भी अब तक ऐसे कोई काम नहीं किया है उन दोनों ने ही कि उनकी तारीफ की जा सके। वो बस ऐसे ही टाल मटोल करती रहती हैं, बस वो हमारे ऑर्डर से बचती रहती हैं। अपने बॉस की ये बात को सुनकर तो वो आदमी कहता है ठीक है बॉस, और ये कहते हुए ही वो सभी आदमी वहां से निकल जाते हैं कि तभी वो बॉस देखता है कि उसके प्राइवेट नंबर पर अभी अंजलि का फोन आ रहा था। वो इस बार हैरान हो जाता है, लेकिन अपनी हैरानी को दूर करते हुए ही अब वो राजीव अपना फोन उठाता है और फिर वो कहता है कि क्या बात है अंजलि, आप किस लिए फोन किया है। अभी सामने से अंजलि कहती है कि तुम कहाँ हो, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। अंजलि ने सीधा ही राजीव से मिलने के लिए बोल दिया था। इतने सालों के बाद ये पहली बार था जब अंजलि राजीव से मिलना चाहती थी। अंजलि की ये बात सुनकर तो अब राजीव को भी एकदम से झटका लगता है, क्योंकि इतने सालों में आज तक अंजलि ने कभी भी राजीव गुलेरिया से मिलने के लिए नहीं कहा था जब से वो अपनी लाइफ में सेटल हो गई थी। राजीव ने भी इसके बाद कभी भी अंजलि से मिलने की ख्वाहिश नहीं रखी थी। हाँ, ये बात अलग है कि वो आज भी अंजलि से उतना ही प्यार करता था, लेकिन आज अंजलि राजीव से मिलना क्यों चाहती है ये वो खुद भी सोच रहा था। राजीव अपनी हैरानी को छुपाते हुए अब कहता है कि अगर कुछ काम है तो फोन पर ही बता दो ना, मुझे मिलने की क्या जरूरत है, क्योंकि मैं तुम्हारे काम को फोन से भी कर सकता हूँ। राजीव की ये बात सुनकर अब अंजलि कहती है कि फोन पर तो मैं तुम्हें कितने सालों से बता रही हूँ, लेकिन क्या तुमने किया है वो काम? क्या तुमने मेरे बेटे को ढूंढ निकाला है? नहीं ना राजीव, तो अब मैं खुद अपने बेटे को ढूंढूंगी। अब मुझे तुम पर भरोसा ही नहीं है कि तुम मेरे बेटे को ढूंढ निकालोगे, क्योंकि इतने साल तो हो चुके हैं। मैंने इतने साल बेवजह ही तुम पर इतना भरोसा किया कि शायद मुझे एक उम्मीद थी कि शायद तुम मेरे बेटे को ढूंढ कर ले आओगे, लेकिन नहीं, तुम उसमें भी खरे नहीं उतरे। मुझे समझ आ गया है, और ये बात तो मुझे सालों पहले ही समझ जानी चाहिए थी कि जब तुम मुझे धोखा दे सकते हो, जब तुम्हें मुझसे प्यार नहीं था, तो तुम्हें मेरे उस बेटे से भी लगाव क्यों ही होगा और तुम उसे क्यों ही ढूंढोगे। इसलिए मैं अब खुद अपने बेटे को ढूंढ निकालूंगी। अंजलि की ये सारी ही बातें यहाँ पर आरजी के दिल में एक तीर की तरह चुभ रही थी। अंजलि का हर एक वक्त, हर एक शब्द अब यहाँ पर राजीव गुलेरिया के दिल को चूर चूर कर रहा था। लेकिन अपने दर्द को छुपाते हुए राजीव ने अंजलि से कहा कि मैं तुम्हें अभी कुछ नहीं बता सकता। ये कहते हुए ही आरजी फोन को कट कर देता है, क्योंकि अब यहाँ पर राजीव गुलेरिया के लिए अंजलि से और बात कर पाना मुश्किल था। ये बात अलग है कि राजीव ने अंजलि को उसकी लाइफ में सेटल होने दिया, लेकिन वो आज तक अंजलि को नहीं भूला था। वो आज भी अंजलि से उतना ही प्यार करता था जितना वो कॉलेज के टाइम में उसे करता था। इसलिए अंजलि का हर एक शब्द उसे तीर की तरह चुभ रहा था, और अब वो अंजलि के और भी कड़वे शब्दों को नहीं सुन सकता था, इसलिए उसने फोन को कट कर दिया। और फिर राजीव यही सोचता है कि आखिर इस दुनिया में ऐसी कौन सी जगह है जहां पर किंग ने मेरे बेटे को छुपा कर रखा होगा, क्योंकि इतने साल से राजीव गुलेरिया अपने बेटे को ढूंढने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो उसमें असफल रहा। इसलिए राजीव का शक यहाँ पर सीधा ही किंग पर जाता है कि किंग ने आखिर उसके बेटे को कहाँ पर छुपाया होगा, क्योंकि मैं सब जगह तो ढूंढ ही चुका हूँ। इतने सालों में न जाने कितने ही डिटेक्टिव को मैंने हायर किया था और उन्हें अपने बेटे को ढूंढने के लिए कहा था। पूरी दुनिया में ढूंढा है अपने बेटे को मैंने, लेकिन पता नहीं क्यों मैं उसे ढूंढ नहीं पाया।
अंजलि, तुम इतना बड़ा इल्जाम मुझ पर कैसे लगा सकती हो कि मैंने तुझसे प्यार नहीं किया और मैं अपने बेटे को का मेरे से कोई भी लगाव नहीं था। अरे अपनी जिंदगी में तुम्हारे अलावा कभी किसी से प्यार नहीं किया है मैंने, और हमारा बेटा तो हमारे प्यार की निशानी है, भला मुझे उससे लगाव क्यों नहीं होगा। आखिर कहाँ हो सकता है मेरा बेटा। राजीव गुलेरिया अपने इन्हीं ख्यालों में ही था कि तभी उसके कानों में एकदम से दमयंती की आवाज आती है। अपने ख्यालों से बाहर आते हुए ही अब राजीव कहता है, अंदर आ जाओ दमयंती। दमयंती यहाँ पर राजीव से मिलने के लिए आई थी। राजीव की आवाज सुनकर अब दमयंती अंदर आ जाती है, लेकिन जब दमयंती आरजी की आंखों में देखती है तो वो कहती है कि तुम रात भर सोए नहीं हो क्या, कि तो अपना हुलिया तो देखो कैसा नजर आ रहा है। अपनी हालत देखो क्या हो गई है, क्या फिर उसने तुम्हें कॉल किया था। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए अब दमयंती कहती है, मुझे तो समझ नहीं आता कि आखिर तुम्हें उसमें ऐसा क्या दिखाई देता है कि तुम आज भी उसी के ही आज ही उसी को दीवानों की तरह प्यार करते हो। अरे वो तो अब तो अपनी लाइफ में कितने ही सालों से सेट हो चुकी है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों तुम उसी का ही इंतजार करते रहते हो। और एक वो है कि जो शादी करके अपने पति और परिवार में आगे बढ़ गई है, तुम अब तक क्यों नहीं बढ़े थे। और एक तुम हो कि आज भी उसके प्यार में पागल हो। क्या तुम भूल गए हो वो दिन जब तुमने करण को अंजलि के गले लगते हुए देखा था। दमयंती यहाँ पर वही पिछली बातों को राजीव गुलेरिया के सामने कहती है। दमयंती की ये बात सुनकर तो अब राजीव भी हैरानी से अब उस दमयंती को देखने लगता है। राजीव की हैरानी देखकर अब दमयंती आगे कहती है, इतना हैरान होकर मुझे क्यों देख रहे हो। मुझे ये वही दिन था ना जब मैं तुम्हें अपनी प्रेगनेंसी की न्यूज़ देने के लिए आई थी, लेकिन तुमने बस उसे एक रात की गलती बता दी थी। लेकिन शायद तुम खुद भी ये नहीं जानते थे कि तुम्हारा अपना भाई और तुम्हारा प्यार दोनों मिलकर तुम्हें ही धोखा दे रहे थे। दमयंती अब यहाँ पर राजीव को फिर से वही सब बातें कहती है। दमयंती की ये सारी बातें अब राजीव के बर्दाश्त से बाहर हो गई थी, इसलिए उसने अपनी टेबल से एक गिलास उठाया और फिर उसे जोर से जमीन पर पटक दिया। क्योंकि दमयंती की बातें अब राजीव से बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वो किसी भी तरह से अब दमयंती को चुप कराना चाहता था। एक तो पहले ही अंजलि की बातों से राजीव बहुत ही परेशान था, ऊपर से अब दमयंती भी उसके उन जख्मों पर नमक छिड़कने का काम कर रही थी। दमयंती अच्छी तरह से जानती थी कि राजीव का गुस्सा अगर कोई शांत कर भी सकता था तो वो सिर्फ अंजलि ही थी, क्योंकि जब कॉलेज के टाइम में भी राजीव को कभी गुस्सा आता था तो अंजलि ही थी जो हमेशा ही उसे शांत करती थी। लेकिन इस वक्त दमयंती को ही आरजी के गुस्से का अब सामना करना पड़ेगा, क्योंकि आखिर उसका रीजन भी तो भी वही बन रही है। राजीव गुलेरिया ने अब दमयंती से कहा कि तुम कौन होती हो मुझे बताने वाली कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। तुम्हें समझाया है कि मेरी पर्सनल लाइफ से दूर रहो। ये कहते हुए ही अब राजीव ने दमयंती का एकदम से गुस्से में गला पकड़ लिया और फिर उसे दबाने लगा। यहाँ दमयंती का दम अब घुटने लगा था, लेकिन वो धीरे धीरे से फिर से कहती है, राजीव मुझे माफ कर दो, मैं अब दोबारा कुछ नहीं बोलूंगी। दमयंती की ये बात सुनकर तो राजीव अब कहता है, उस रात मुझसे ज्यादा तुम्हारी गलती थी। अरे मैं ड्रग एडिक्ट था, लेकिन तुम उस रूम के बाहर क्यों नहीं गई। राजीव की इस बात पर अब दमयंती खामोश हो जाती है और फिर राजीव उसके गले से अपना हाथ हटा देता है, क्योंकि अब अगर राजीव कुछ सेकंड के लिए और अगर दमयंती के गले को पकड़ा रहता तो शायद वो अपने प्राण ही त्याग देती। और अब वो दमयंती को एक लास्ट वार्निंग देता है कि मेरी पर्सनल लाइफ से आगे से दूर रहो और जो कर रही हो और जो तुम्हें जो काम दिया है बस उसी के लिए ही करो। तुम्हें जो कहा जाता है बस वही करो, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। राजीव की बात को सुनकर अब दमयंती कहती है कि पूरी प्लानिंग हो चुकी है। कुछ स्त्री सिपाहियां अभी से ही महल पर नजर बनाकर रखे हुए हैं और थोड़ी ही देर बाद जाकर हम राजमहल के ऊपर अटैक कर देंगे। दमयंती देवी ने यहाँ पर बात को बड़ी ही आसानी से पलट दिया था, क्योंकि दमयंती अगर इस टॉपिक पर अभी और भी बात करती तो दमयंती अच्छी तरह से जानती थी कि आज उसकी मौत निश्चित है, क्योंकि अभी अभी वो मौत को छूकर आई थी। अपनी बात को कहते हुए ही अब दमयंती आरजी की तरफ देखने लगती है कि तभी आरजी उसे वहां से जाने के लिए कह देता है।
और फिर दमयंती भी राजीव के ऐसा करने के बाद अब उस रूम से निकल जाती है। लेकिन वो एक ही बात सोच रही थी कि उस दिन वो अंजलि करण को गले लगाकर क्यों रो रही थी। भले ही आरजी उस वक्त 4th फ्लोर पर बने अपने रूम की बालकनी में खड़ा करण और अंजलि को देख रहा था, लेकिन मैं तो उन दोनों से कुछ ही दूरी पर थी। मैंने तो अंजलि की सिसकियां सुनी थी। अपने ख्यालों से अब बाहर आते हुए ही दमयंती वहां से चली गई और यहाँ राजीव ने अपना फोन निकाला और फिर एक मैसेज टाइप किया। हेलो दोस्त, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि तुम ठीक होगे। अब देखो ना, काफ़ी वक्त से मेरी और तुम्हारी बात ही नहीं हुई है, तो मैंने सोचा कि मैं तुमसे बात ही कर लूँ। देखो, मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज प्लान किया है। मेरी तरफ से ये एक सरप्राइज है, लेकिन क्या पता कि शायद तुम्हें शौक लग सकता है। वो क्या है ना कि मैं जान गया हूँ कि तुम यहाँ पर राजमहल की सिक्योरिटी के लिए आए हो। वो क्या है ना, मैं अपने कैमरे की फुटेज में मैंने देख लिया है, इसलिए तो मैं तुम दोनों को ही पहचान चुका हूँ। इस बार अलग अलग होकर अच्छा बेवकूफ़ बनाया है तुम दोनों ने मुझे। खैर छोड़ो, मेरे पास तुम दोनों को बिजी रखने के लिए एक बहुत ही बढ़िया प्लान है। मैं तुम्हें ये 3 लोकेशन भेज रहा हूँ जहाँ पर हमने अटैक करने का प्लान बनाया है। बचा सकते हो तो इन लोकेशन को बचा लेना, या फिर मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऑप्शन और भी है। तुम मेरी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर लो तो मैं पीछे हट जाऊंगा। ये मैसेज टाइप करते हुए ही वो रोहित और करण दोनों को ही एक साथ ये मैसेज सेंड कर देता है और फिर उसके चेहरे पर एक सरकास्टिक स्माइल आ जाती है। वहाँ रोहित के पैलेस में करण गुलेरिया बच्चों के रूम में थे, तो वो तीनों बच्चों से ही कहते हैं कि तुम कोई ऐसा गेम खेलें जो हम चारों मिलकर ही उस गेम को खेल सकते हैं। तभी रिया अपने हाथ की एक उंगली से अपने गालों को टैप करते हुए कहती है, नानू क्या आप हमें नानी के बारे में कुछ बताएंगे? क्योंकि आज गेम नहीं, आज हम कुछ पुरानी बातें करते हैं। मैंने सुना है कि वो बहुत ही ब्यूटीफुल थी, तो आप मुझे बताइए ना, क्या वो मुझसे भी ज़्यादा सुंदर थी क्या? रिया की अब इस बात पर करण की एकदम से हंसी निकल जाती है, क्योंकि रिया यहाँ पर अब अपने बारे में भी तारीफ सुनना चाहती थी कि सच में वो अपनी नानी से कितनी सुंदर है। और अब फिर करण रिया से कहते हैं कि मेरी स्वीट लिटिल एंजल से ज़्यादा ब्यूटीफुल तो कोई हो ही नहीं सकता रिया, क्योंकि तुम्हारी नानी भी तुमसे ज़्यादा सुंदर नहीं थी। करण रिया से बात कर ही रहे थे कि तभी उनके फ़ोन पर एक मैसेज का नोटिफिकेशन आता है। करण ने जब उस मैसेज को इग्नोर करते हुए फ़ोन को अपने पास ही रख लिया था कि तभी उस नोटिफिकेशन से करण ने अपना फ़ोन निकाला और फिर उस पर फिर से टैप किया जी, क्योंकि करण ने एक बार तो उस नंबर को इग्नोर कर दिया था, लेकिन फिर करण के दिमाग में आया कि आखिर क्या लिखा है इस मैसेज में। फिर वो अपने फ़ोन को दोबारा से उठाकर चेक करता है। अब जब वो उठाकर चेक करता है तो उसमें एक लंबा चौड़ा मैसेज लिखा हुआ था, जिसे अब करण पढ़ने लगता है। जब करण उस मैसेज को पढ़ता है तो मानो उसके होश ही उड़ गए थे। वहां अब तक रोहित भी न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट के बेसमेंट में पहुंच गया था, लेकिन रोहित की नज़र सामने बने एक रूम पर ही थी। रोहित धीरे धीरे अब अपने कदमों को उस रूम की तरफ ले जाने लगता है और फिर वो उस रूम के दरवाजे के पास खड़ा हो जाता है, क्योंकि रोहित यहाँ काफी चौकन्ना होकर अब उस रूम के पास जाता है। तभी रोहित देखता है कि उस दरवाजे पर तो लॉक लगा हुआ था। जब रोहित यहाँ पर आया था तो रोहित को भी लगा था कि शायद यहाँ पर कुछ ना कुछ तो सिक्योरिटी जरूर ही होगी। कोई है, अगर यहाँ पर इस बेसमेंट में कुछ ऐसा है तो कोई इसे ऐसे ही तो नहीं छोड़ सकता। लेकिन जब रोहित उसके पास आया तो वो लोग को देखकर हैरान होता है। और इतना ही नहीं, ये डोर तो एक पासवर्ड से खुलेगा। रोहित अब उस डिपार्टमेंट का एचओडी था, इसलिए उस बेसमेंट के रूम की सारी ही कीज उसके पास थी। इसलिए रोहित अब अपने पॉकेट से उस दरवाजे के लॉक को खोलता है और फिर वो एक पासवर्ड डाल देता है। जैसे ही अब वो दरवाजा खुल जाता है, फिर वो रूम के अंदर जाता है तो वो ये देखता है कि उस रूम में तो पूरा का पूरा अंधेरा है। वहां पर रोहित को अंधेरे में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। अंधेरे की वजह से अब रोहित जब देखने में सक्षम नहीं था, तब रोहित अपने फोन के टॉर्च को ऑन करता है और अब वो धीरे धीरे अपने कदम उस कमरे के अंदर बढ़ाता है। जब रोहित उस कमरे के अंदर जा रहा था तो वो आगे बढ़ने लगता है कि तभी रोहित की नजर अब उस रूम में बने एक ब्लैक डोर पर जाती है, क्योंकि उस रूम में वहां पर एक और डोर बना हुआ था, जिस डोर पर किंग के मास्क का साइन बना हुआ था। रोहित समझ गया था कि वो बिल्कुल अब सही रूम में आया है, क्योंकि यही शायद उस रास्ते तक पहुंचा सकता है।
रोहित मारवा अब उस ब्लैक डोर की तरफ बढ़ ही रहा था कि तभी रोहित को एक इलेक्ट्रिक शॉक लगता है। रोहित ने जब देखा तो रोहित और उस दरवाजे के बीच में एक जिग जैग लेजर लाइट लगी हुई थी ताकि कोई भी उस ब्लैक डोर तक ना जा सके। अगर कोई उस ब्लैक डोर तक जाने की कोशिश भी करेगा तो वहां पर वो जिग जैग लेजर लाइट उसे इलेक्ट्रिक शॉक देती थी। यहाँ रोहित अब समझ गया था कि अब यहाँ से रोहित को उस दरवाजे तक या तो एनी लेकर जा सकती है या फिर अनिका। रोहित अभी यही सोच रहा था कि तभी उसे एहसास हुआ कि जिस दरवाजे से रोहित अभी अंदर आया था वो दरवाजा अब एकदम से बंद हो गया था। रोहित ये तो जानता था कि उस दरवाजे पर टाइमर सेट किया हुआ होगा, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि वो टाइमर सिर्फ 2 मिनट का ही होगा। रोहित ये सोच ही रहा था कि तभी रोहित को एहसास होता है कि उस रूम में पूरा धुआं भर गया था। यहाँ रोहित को इससे पहले कुछ समझ आता। यहाँ रोहित एकदम से बेहोश होकर नीचे गिर गया था, क्योंकि जो वो धुआं था उसकी वजह से रोहित कुछ ही सेकंड में वहीं पर बेहोश हो गया था। वैसे भी जब रोहित इस रूम में आया था तो वहां पर ये गैस पहले से ही थी, लेकिन रोहित ने उस दरवाजे को देखने के चक्कर में उसे इग्नोर कर दिया था। रोहित को यहाँ पर आए हुए 2 मिनट से ज्यादा हो गए थे, इसलिए अब इससे ज्यादा रोहित अब उस गैस में नहीं रह सकता था। इधर पेरिस के होटल में बने अपने रूम में जब किंग ये देखता है तो वो अपने मन में यही सोचता है कि माई चाइल्ड, अगर तुमने जिद नहीं की होती तो मेरे बारे में जानने की, तो मुझे ऐसा कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि मैं तुम्हें उस दरवाजे तक तो नहीं पहुंचने दे सकता। तुम क्यों भूल गए हो, आई एम योर ग्रैंडफादर। जितनी तुम्हारी एज नहीं है उससे ज्यादा तो तुम्हारे नाना का एक्सपीरियंस है। जब तक मैं ना चाहूं कोई मुझ तक नहीं पहुंच सकता, खुद मेरा खून भी नहीं। यहाँ किंग इसी सोच में था कि तभी उनके रूम का डोर नॉक होता है। किंग अब दरवाजे के बाहर उस आदमी को अंदर आने के लिए कहता है, क्योंकि किंग का एक आदमी ही बाहर उसके रूम के दरवाजे को नॉक कर रहा था। वो आदमी जैसे ही अंदर आता है तो वो सामने की दीवार पर जो स्क्रीन थी उसे देखकर वो भी हैरानी से किंग से पूछता है, किंग युवराज ठीक तो है ना, वो वहां तक कैसे पहुंच गए? क्या हम उनकी मदद के लिए वहां पर जाएं? क्योंकि अगर युवराज को वहां पर कुछ हो गया तो। यहाँ पर वो आदमी अपने युवराज के लिए चिंता साफ साफ जता रहा था। अपने आदमी की बात को सुनकर अब किंग ने कहा, शांत हो जाओ, वो बस बेहोश हुआ है, उसे इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। ये वो स्मोक नहीं है जो तुम समझ रहे हो। खैर छोड़ो इस बात को, ये बताओ कि तुम यहाँ पर कैसे आए हो? किंग के इस सवाल पर अब वो आदमी कहता है, किंग हमें खबर मिली है कि हमारे दुश्मन युवराज पर और उसकी फैमिली पर अटैक करने वाले हैं। और इतना ही नहीं, वो तो आज राजमहल पर भी अटैक करके वो राजमहल पर भी कब्जा करने की कोशिश करेंगे। अगर आप कहें तो क्या हम उनकी मदद करने के लिए जाएं? अपने आदमी की ये बात सुनकर अब किंग अपने हाथ को उठाकर कहा कि अभी नहीं, जब तक जरूरी नहीं हो सामने जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर जरूरत पड़ती है तो तुम जा सकते हो। किंग की बात को सुनकर अब वो आदमी बाहर चला गया था। यहाँ किंग की नज़र अभी भी उसी कॉलेज पर ही थी। पेरिस कॉलेज मैनेजमेंट में अपनी क्लास ले रही अनिका जब अपने क्लास ले रही थी तभी उसके फोन में एक अलर्ट का साइन म्यूजिक आता है। क्योंकि अनिका उस साइन म्यूजिक को अच्छे से ही समझती थी, ये साइन यहाँ पर रोहित की सेफ्टी का था। जब अनिका ने उस म्यूजिक की साउंड को सुना तो वो सुनकर अब अनिका एकदम से हैरान हो जाती है। अनिका को समझ आ जाता है कि जरूर रोहित किसी प्रॉब्लम में है, क्योंकि ये अलर्ट साइन उसी वॉच का था जो अनिका ने रोहित को पहनाई थी। अब अनिका जल्दी से अपना फोन निकालती है और फिर वो उस वॉच की लोकेशन को चेक करती है और तो उसे पता चल जाता है कि रोहित न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट के नीचे बने बेसमेंट में गया है। उस वॉच की मदद से अब अनिका रोहित की लोकेशन को ट्रेस कर लेती है, क्योंकि अनिका के पास ये साइन था कि रोहित खतरे में है, इसलिए अनिका को रोहित को बचाने के लिए वहां पर जाना ही होगा। ये देखकर तो अनिका को अपने सुबह का सपना एकदम से याद आने लगा था कि कैसे सपने में सुबह रोहित उससे हेल्प मांग रहा था। अनिका ने अभी अपना फोन निकाला और अनिका ने तुरंत ही मोनिशा को फोन लगाया। कुछ देर की रिंग के बाद मोनिशा ने जब अनिका का फोन उठाया तो अनिका ने सीधा ही कहा, हे मोनिशा, क्या तुम आज थोड़ी देर मेरी क्लास में बैठ जाओगी? मुझे कुछ जरूरी काम है। अनिका की इस बात पर मोनिशा कहती है, ठीक है डियर, तुम अपना काम कर लो, मैं थोड़ी ही देर में आती हूँ। मोनिशा की बात को सुनकर अब अनिका अपना फोन कट कर देती है और फिर वो जल्दी से अपनी क्लास से निकलकर न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट की तरफ जाने लगती है।
क्योंकि अनिका के लिए यहाँ पर हर एक सेकंड बहुत ही कीमती था। वो जितनी सेकंड यहाँ पर वेस्ट करती उतना शायद रोहित की जान के लिए खतरा हो। कुछ ही देर में अनिका न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट के बाहर खड़ी थी तो वो देखती है कि उसका रास्ता रोककर कामिनी और मनीषा खड़ी हुई थी। कामिनी अब अनिका से कहती है, देखो तुम गलत डिपार्टमेंट में आई हो, ये तुम्हारी बॉटनी डिपार्टमेंट नहीं है, बेटर होगा कि तुम यहाँ से चली जाओ। अनिका के पास इतना टाइम तो नहीं था कि वो अब इन दोनों माँ बेटी की बकवास को सुन सके, इसलिए अनिका अब उन दोनों को इग्नोर करते हुए ही वो सीधा ही बेसमेंट की तरफ जाने लगती है। अनिका को उस तरफ जाते हुए देखकर ये दोनों माँ बेटी अब एक दूसरे को ही देखने लगती हैं कि तभी कामिनी के फोन पर रिंग बजने लगती है। जब वो कामिनी के अपने फोन की आवाज को सुनकर जब अपने फोन को देखती है तो उस नंबर को देखकर तो कामिनी के हाथ और पैर एकदम से दोनों ही सरसराने लगते हैं। अब वो फूलने लगते हैं, उसके चेहरे पर डर साफ साफ दिखाई देता है। जब अपनी बेटी की ये हालत मनीषा ने देखी तो अब वो कामिनी से पूछने लगी, क्या हुआ है तुम्हें? मनीषा की इस बात पर अब कामिनी जवाब देती है कि मम्मी उन्होंने हमें बुलाया है, जल्दी चलो अभी यहाँ से। ये कहते हुए ही कामिनी मोनिशा को लेकर कैंपस से बाहर जाने लगी। यहाँ बेसमेंट में अब तक अनिका भी रोहित को ढूंढते हुए पहुंच ही गई थी। अनिका ने रोहित की लोकेशन पहले से ही ट्रेस कर ली थी, इसलिए अनिका के लिए आसान था यहाँ पर जल्द से जल्द पहुंचना। इसलिए वो सीधा ही उस रूम के दरवाजे के पास आ गई थी कि तभी अनिका ने देखा कि यहाँ तो उसे पासवर्ड डालना होगा। अनिका ने अब जल्दी से अपना फ़ोन निकाला और फिर वो अपने फ़ोन पर कुछ टाइप करने लगी, क्योंकि अनिका के पास तो ना तो इस रूम की चाबी थी और ना ही उसके पास कोई पासवर्ड था। और फिर कुछ ही देर में अब अनिका ने उस रूम के पासवर्ड को हैक कर लिया। अनिका ने जल्दी से अब उस पासवर्ड को डाला और देखा कि कुछ ही सेकंड में वो दरवाज़ा खुल गया है। अब अनिका बिना कुछ सोचे समझे अनिका अंदर चली गई। वहां जाते ही अनिका ने देखा कि पूरे ही रूम में अंधेरा है। अंधेरे में अनिका को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। इस वक्त उस रूम को देखकर कोई नहीं बता सकता था कि कुछ देर पहले ही यहाँ पर पूरे ही रूम में धुआं धुआं भर चुका था, क्योंकि जैसे ही रोहित बेहोश हो गया था तो वो धुआं आना बंद हो गया था। अनिका ने अब जल्दी से अपने फोन का टॉर्च ऑन किया और फिर वो पूरे ही रूम में देखने लगी कि तभी उसकी नजर नीचे जमीन पर गिरे हुए रोहित पर जाती है। रोहित को ऐसे जमीन पर बेहोश गिरा हुआ देखकर अब अनिका भी एकदम से हैरान हो जाती है। अनिका ने तो ये सोचा भी नहीं था कि रोहित यहाँ पर ऐसे बेहोश पड़ा हुआ होगा। इससे ज्यादा अनिका अब रोहित को ऐसे देखकर एकदम से तो घबरा जाती है कि सच में रोहित को कहीं कुछ हो तो नहीं गया। अब वो भागकर रोहित के पास जाती है और फिर वो रोहित के पास जाकर बैठ जाती है। अब वो रोहित को उठाने की कोशिश करती है। मिस्टर मारवा उठो, क्या हुआ है तुम्हें? तुम कुछ बोलते क्यों नहीं हो मिस्टर मारवा, क्या हुआ है? अनिका ये बोलते हुए ही कभी रोहित के कंधों को हिलाती है तो कभी उसके चेहरे पर। अनिका रोहित को ऐसे देखकर एकदम से पैनिक हो जाती है। अब वो अपना हाथ उसके चेहरे पर रखती है। इतने कम समय में ना जाने कितने ही ख्याल अब अनिका के मन में चलने लगे थे। हालांकि अनिका खुद एक डॉक्टर थी, वो खुद अच्छे से चेक कर सकती थी कि रोहित की नब्ज चल भी रही है या नहीं। लेकिन अनिका रोहित को एकदम से ऐसे देखकर खुद इतना पैनिक कर गई थी कि उसे भी इस सिचुएशन में कुछ समझ में नहीं आया। अनिका अपने हाथ की उंगली को रोहित के अब काफी देर के बाद नाक के पास ले जाकर अब चेक करती है। तभी उसकी जान में जान आती है, क्योंकि रोहित की सांसें अभी चल रही थी। अनिका को अब एक थोड़ी सी शांति मिलती है कि हाँ रोहित को सच में ऐसा कुछ नहीं हुआ है। अब अनिका अब धीरे से रोहित को उठाती है और फिर उसके एक हाथ को अपने कंधे पर रखकर उसे सहारा देते हुए अब वो रोहित को रूम से बाहर लेकर जाने लगती है। जब अनिका रोहित को बाहर लेकर जा रही थी तभी अनिका देखती है कि इस रूम के दरवाजे तो बंद हो चुका है। अनिका अब जल्दी से उस पासवर्ड को डालती है, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही अनिका ने उस पासवर्ड को हैक कर लिया था तो उसे अब वो रॉन्ग पासवर्ड का साइन दिखाता है। ये देखकर तो अब अनिका समझ गई थी कि ये पासवर्ड हर बार चेंज होता है, क्योंकि कुछ समय पहले ही तो अनिका ने इसको हैक किया था और एक सही पासवर्ड डाला था, लेकिन थोड़ी ही देर में ये पासवर्ड कैसे चेंज हो गया। इसलिए अब अनिका यही सोचती है कि शायद ये पासवर्ड ऑटोमेटिक चेंज होता है। अनिका ने अब रोहित को वहीं पर ही जमीन पर ही सहारा देकर बिठा दिया और अब वो अपने फोन को लेकर अब जल्दी से उस पासवर्ड को हैक करने की कोशिश करने लगी। कुछ ही देर में अनिका ने इस दरवाजे के पासवर्ड को हैक कर लिया था और फिर वो उस पासवर्ड को डालने लगती है। कुछ ही देर में अनिका देखती है कि वो दरवाजा वो पासवर्ड डालने पर खुल जाता है, क्योंकि ये अब सही पासवर्ड था।
अब अनिका जल्दी से रोहित को उठाती है और फिर उसे सहारा देते हुए उसे बाहर की तरफ ले जाती है। अनिका अब रोहित को लेकर जल्दी से अब उस दरवाजे से बाहर आ जाती है। जब अनिका एकदम से उसको बाहर लेकर आती है तो दरवाजा फिर से अपने आप ही बंद हो गया था। दरवाजा एकदम से बंद हुआ तभी अनिका समझ गई थी कि काफी हाई टेक्नोलॉजी का लॉक इस पर यूज किया गया है, क्योंकि ये ऑटोमेटिक बंद हो गया था। इस दरवाजे पर सिर्फ 2 मिनट का ही टाइमर है, 2 मिनट का ही टाइमर है। नहीं, इतना भी समझ गई थी कि जितनी बार ये दरवाजा खुलता और बंद होता है उसके बाद ये ऑटोमेटिक अपना न्यू पासवर्ड जनरेट कर लेता है। ये तो बस वो टेक्नोलॉजी है जो मैंने इस दरवाजे में देखी है, लेकिन इस रूम में तो ना जाने और क्या क्या होगा, क्योंकि अनिका यहाँ पर रोहित को बचाने के लिए यहाँ पर इतनी बिजी हो गई थी कि अनिका ने खुद इस रूम में चारों तरफ अपनी नजरें घुमाकर भी नहीं देखा, क्योंकि यहाँ पर रोहित ही अनिका की सबसे पहली प्रायोरिटी थी। हालांकि अनिका खुद यहाँ तक बेसमेंट तक पहुँचना चाहती थी, लेकिन अभी अनिका ने यहाँ पर रोहित को बचाना ही बेटर समझा। अनिका अपने ख्यालों से बाहर आते हुए ही अब रोहित को धीरे धीरे बेसमेंट से बाहर लेकर आने लगती है। कुछ ही देर में अनिका रोहित को लेकर उसके अपार्टमेंट की तरफ जाने लगती है तो वो देखती है कि कुछ स्टूडेंट और स्टाफ मेंबर उसे और रोहित को ही देख रहे थे। एक ने वहां पर रोहित को ऐसे देखकर अनिका से पूछ ही लिया कि मिस आर्या मूर्ति, क्या हुआ है मिस्टर मारवा को? इससे पहले तो अनिका इस बात का जवाब देती उस प्रोफेसर ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि क्या हमें इन्हें मेडिकल रूम में ले जाना चाहिए? तुम क्या कहती हो? अनिका और रोहित का आसपास काफी लोग जमा हो गए थे। इस वक्त अनिका को इतना गुस्सा आ रहा था कि वो इस वक्त न जाने क्या कर देती, लेकिन वो जानती थी कि वो यहाँ पर एक प्रोफेसर है, वो भी बॉटनी डिपार्टमेंट की। अब तक सभी वहाँ पर बात करने लगे थे कि अपने कैबिन में बैठे हुए प्रिंसिपल सर ने जब ये इतनी जोर से वहाँ पर बाहर कुछ होने की आवाज सुनी तो वो अपने वहाँ कैबिन से बाहर आ गए। तभी प्रिंसिपल सर ने देखा कि न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट के बाहर ये भीड़ कैसी है। अब प्रिंसिपल सर भी धीरे धीरे उस भीड़ की तरफ जाने लगते हैं। जैसे ही वो वहां पर खड़े हुए हर स्टूडेंट की नजर प्रिंसिपल पर जाती है तो अब वो हैरानी से प्रिंसिपल सर को देखती है। तभी वो प्रिंसिपल सर पूछते हैं कि सर आपके सिर पर ये चोट कैसे लगी? उस स्टूडेंट की बात का प्रिंसिपल सर क्या ही जवाब देते, क्योंकि उनकी हालत तो मिसेज मारवा की वाइफ यानी कि अनिका ने की थी, जो उस समय पर एनी थी। आज सुबह जब प्रिंसिपल सर को होश आया था तो उन्होंने खुद को 7th फ्लोर पर पाया, लेकिन उन्हें बीती रात का सब याद था कि आखिर उन्होंने कैसे मिस्टर मारवा की वाइफ को हक किया था, और उनके उस एक्शन के रिएक्शन देते हुए ही उनकी वाइफ ने प्रिंसिपल सर के सिर पर एक जोर से मार दिया था। और क्या मारा था? सुबह तक मेरा सिर भी दर्द हो रहा था, लगता है मेडिकल रूम जाना ही होगा। अपने ख्यालों से ही बाहर आते हुए प्रिंसिपल सर ने उस स्टूडेंट से कहा, नथिंग सीरियस, बस मैं स्लिप हो गया था और फिर मेरा सिर थोड़ा सा लग गया था। प्रिंसिपल सर की ये बात सुनकर तो वो स्टूडेंट कहती है, गेट वेल सून सर। उस स्टूडेंट की बात पर अब प्रिंसिपल उसे थैंक यू कहता है और फिर पूछता है कि यहाँ क्या हो रहा है। तभी वो स्टूडेंट अपने प्रिंसिपल की बात को सुनकर कहती है, सर हमारे न्यू एचओडी को की शायद तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए आर्या मूर्ति मैम उन्हें इस तरह से पकड़े हुए हैं। मुझे लगता है कि हमें इनकी वाइफ को इन्फॉर्म कर देना चाहिए। तभी वो लड़की अनिका से कहती है कि आर्या मैम आप इनकी वाइफ अनिका मैम को इन्फॉर्म कर दीजिए, वो आकर इन्हें देख लेंगी। अनिका गुलेरिया का नाम सुनते ही प्रिंसिपल सर ने कहा कि अरे क्या जरूरत है उन्हें यहाँ पर बुलाने की, वैसे भी इनकी वाइफ काफी स्ट्रोंग है, वो अपने हस्बैंड का ख्याल रख लेगी। मिस आर्या मूर्ति, मेरी आपसे पर्सनल रिक्वेस्ट है कि आप मिस्टर मारवा को उनके घर तक ड्रॉप कर देंगी। यू डोंट वरी, मैं आपको खुद उस फ्लोर पर जाने की परमिशन देता हूँ। प्रिंसिपल सर के मुंह से ये सब सुनकर तो अनिका को खुद अब एक मौका मिल गया था कि अब तो वो सबकी नजरों में आते हुए आराम से यहाँ पर रोहित को उसके क्वार्टर में छोड़कर आ सकती थी। और हाँ, अब प्रिंसिपल अपनी बात को फिर से आगे बढ़ाते हुए कहता है, और हाँ आपकी है, और हाँ अपनी हेल्प के लिए आप जिसे चाहें अपने साथ लेकर जा सकती हैं, अगर आपके लिए इन्हें ऊपर तक ले जाना मुश्किल हो तो। ये कहते हुए ही अब प्रिंसिपल सर ने अपने मन में सोचते हुए कि चाहे
चाहे जो हो जाए अनिका गुलेरिया के सामने तो अब मैं नहीं जाऊंगा। पता नहीं इतनी खतरनाक बीवी को मिस्टर मारवा कैसे हैंडल करते हैं। यहाँ प्रिंसिपल सर खुद ही डर गए थे जब स्टूडेंट के मुंह से उन्होंने सुना कि उनकी वाइफ को बुला लेते हैं, क्योंकि अब तक प्रिंसिपल अनिका गुलेरिया से सिर्फ 2 बार ही मिले थे और दोनों बार का ही एक्सपीरियंस प्रिंसिपल के लिए बड़ा ही भयानक था। अब अगर वो तीसरी बार उनके सामने जाते तो पता नहीं यहाँ पर उनका क्या ही हाल होता, क्योंकि प्रिंसिपल सर खुद ये नहीं जानते थे कि अनिका के मास्क के अंदर वहां पर एक रोबोट था। यहाँ प्रिंसिपल सर के कहने पर अब अनिका भी रोहित को धीरे धीरे उसके अपार्टमेंट की तरफ ले जाने लगती है कि तभी कैल्विन अनिका को देख लेता है और फिर वो अनिका से कहता है, आर्या मुझे आपकी हेल्प करने दो। ये कहते हुए ही कैल्विन अब रोहित का दूसरा हाथ अपने कंधे पर रख लेता है और फिर अनिका और कैल्विन दोनों ही कुछ देर में अभी अपार्टमेंट के पास आ जाते हैं और फिर वो एलिवेटर के पास पहुंच जाते हैं। दोनों ही अब आराम से एलिवेटर में जाते हैं और फिर वो 6th फ्लोर का बटन प्रेस कर देते हैं। कुछ ही देर में वो दोनों रोहित को लेकर 6th फ्लोर पर आ गए थे। कुछ देर तक चलने के बाद अब वो दोनों ही रोहित के फ्लैट के सामने खड़े थे। तभी कैल्विन डोरबेल को बजाता है। कुछ ही देर में एनी दरवाजा खोलती है तो वो देखती है कि उसकी अनिका मैडम रोहित सर को ऐसे लेकर आ रही थी कि तभी एनी कहती है कि क्या हुआ है मिस्टर मारवा को। एनी की बात को सुनकर अब अनिका कहती है कि पहले आप हमें अंदर आने दीजिए। अनिका की बात को सुनकर अब एनी उनको अंदर आने देती है। अनिका और कैल्विन दोनों ही रोहित को सामने रखे हुए सोफे पर लिटा देते हैं। अनिका अब जल्दी से रोहित को चेक करना चाहती थी। जैसे ही अनिका रोहित को चेक करने लगती है तभी उसके कंधे पर एकदम से एनी हाथ रख देती है। अनिका एनी की तरफ देखती है तो एनी आंखों के इशारे से अनिका को कैल्विन की तरफ देखने के लिए कहती है, क्योंकि एनी जानती थी कि अगर अनिका यहाँ पर रोहित का ट्रीटमेंट करेगी तो शायद कैल्विन को उस पर शक हो जाएगा। इसलिए अब अनिका भी एनी के इशारे को समझ जाती है और अब वो एनी से कहती है कि आप एक बार चेक कर लीजिएगा। एनी से बात करते हुए ही अब अनिका ने रोहित के हाथ को पकड़ा हुआ था, जिससे अब वो रोहित की नब्ज को चेक कर सकती थी बिना कैल्विन के उस पर शक किए हुए, क्योंकि अनिका ने बड़ी ही चालाकी से रोहित की नब्ज को यहाँ पर चेक कर लिया था। रोहित की नब्ज को चेक करने के बाद अब अनिका समझ जाती है कि रोहित बिल्कुल ही ठीक है। इस वक्त अनिका काफी कंफ्यूज थी कि क्या उस रूम में रोहित पर कोई केमिकल अटैक हुआ था। अगर उसके ऊपर केमिकल अटैक हुआ था तो फिर रोहित बस वहां पर बेहोश ही कैसे हुआ। अनिका भी यही सोच रही थी कि तभी उसे कैल्विन की आवाज आती है, आर्या अब हमें चलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर सर की वाइफ उन्हें देख लेंगी। कैल्विन की बात को सुनकर अब अनिका भी हाँ में अपना सिर हिला देती हैं और अब कैल्विन और अनिका दोनों ही रोहित के क्वार्टर से चले जाते हैं। लेकिन अनिका के दिमाग में अभी भी यही सवाल था कि आखिर रोहित उस रूम में क्यों गया था। क्या ये वही रूम था जहां पर रोहित के सारे सवालों का जवाब उसे मिलने वाला था। क्या रोहित इसी रूम में जाने के लिए यहाँ पर आया था। अनिका के दिमाग में अब तरह तरह के सवाल आ रहे थे। अपने ख्यालों से बाहर निकलकर अब अनिका कैल्विन के साथ एलिवेटर के पास आ गई थी, लेकिन उसे रोहित की भी चिंता थी, क्योंकि अगर कैल्विन वहां पर उसके साथ नहीं गया होता तो अनिका अपनी तसल्ली से रोहित को अच्छे से चेक करती और एग्जामिन करने के बाद ही किसी डिसीजन पर पहुंचती। भले ही अनिका ने रोहित को चेक कर लिया था, लेकिन वो रोहित के साथ ही रहना चाहती थी कि तभी उसे एहसास हुआ कि कैल्विन ने एलिवेटर के 2nd फ्लोर पर रोक दिया है। अब अनिका हैरानी से कैल्विन को देखती है। तभी कैल्विन अनिका से कहता है कि आर्या मुझे मेरे घर पर कुछ काम है, तुम कॉलेज चली जाओ, मैं थोड़ी ही देर में आकर वहीं पर मिलता हूँ। कैल्विन की इस बात पर अब अनिका अपना सिर हाँ में हिला देती है, क्योंकि अब अनिका के पास मौका था कि वो वापिस से रोहित को जाकर चेक करे। इधर कैल्विन एलिवेटर से अपने फ्लैट की तरफ जाने लगता है तो यहाँ पर अनिका अब जल्दी से फिर से 6th फ्लोर का बटन प्रेस कर देती है। कुछ ही देर में अब अनिका 6th फ्लोर पर पहुंच जाती है और फिर वो तेजी से अपने कदम रोहित के फ्लैट की तरफ ले जाती है और फिर वो जल्दी से रोहित के दरवाजे की डोरबेल को बजा देती है। अनिका जब डोरबेल को बजाती है तो कुछ ही देर में वो देखती है कि एनी ने दरवाजा खोला है। अनिका यहाँ जल्दी से अब अंदर आ जाती है और फिर एनी से कहती है जल्दी से रोहित को रूम में
कंफर्टेबली लिटा देते हैं। अनिका की इस बात पर एनी ने हाँ में अपना सिर हिला दिया और फिर दोनों ने मिलकर रोहित को रूम में ही ले जाकर उसे आराम से बेड पर लिटा दिया। अनिका देखती है कि एनी ने पहले ही रोहित के कोट को निकाल दिया था और उसके शूज को भी निकाल दिया था। इतना ही नहीं, एनी तो रोहित को चेंज करवाने के लिए भी कपड़े भी लेकर आई थी। अनिका ने अब एनी से कहा कि तुम ये कपड़े मुझे दे दो, मैं रोहित को चेंज करवा दूंगी। अनिका की इस बात पर अब एनी कहती है, अनिका मैडम डोंट बी जेलस ऑफ मी। ये कहते हुए ही अब एनी अपना काम करने के लिए बालकनी में चली जाती है और फिर वो स्पोर्टिंग डिपार्टमेंट के बेसमेंट पर फिर से नजर रखने लगती है। यहाँ एनी की इस बात पर अनिका अब तक हैरान थी कि आखिर एनी ने ऐसा क्यों कहा। अपने ख्यालों से बाहर आते हुए ही अब अनिका ने जल्दी से रोहित के कपड़ों को चेंज करने लगती है और कुछ ही देर बाद वो रोहित के रूम से बाहर आई तो उसने देखा कि एनी बड़े ही ध्यान से बालकनी से कुछ देख रही थी। अनिका भी अब जल्दी से एनी के पास बालकनी में आ गई थी। तभी अनिका ने एनी से पूछा, क्या बात है एनी, तुमने कुछ नोटिस किया? अनिका की इस बात पर अब एनी जवाब देती है कि मैडम आज इस बेसमेंट में लोग इतना आना जाना क्यों कर रहे हैं? आज आपके डिपार्टमेंट का कुछ है क्या यहाँ पर? एनी के इस सवाल पर तो अनिका भी हैरान होकर उस बेसमेंट की तरफ अब देखने लगती है कि आखिर बात क्या है। और फिर अब वो एनी से कहती है कि पता नहीं एनी, इस बात का पता तो मुझे वहां जाने के बाद ही होगा। मुझे भी इसके बारे में अभी कुछ भी नहीं पता है। आखिर आज वहां पर इतनी भीड़ क्यों लगी हुई है? एक तरफ यहाँ अनिका रोहित को लेकर और फिर अब इस बेसमेंट में इतनी भीड़ को देखकर अब अनिका दोनों तरफ से ही हैरान थी। तो वहीं दूसरी तरफ पेरिस के घने जंगल में स्वाति ने अब तक उस एंटीडोट को बना लिया था। अब बस वो यही सोच रही थी कि आखिर अनिका तक इस एंटीडोट को कैसे पहुंचाए। स्वाति मल्होत्रा भी यही प्लानिंग ही कर रही थी कि तभी स्वाति को जॉन याद आता है। अब वो फिर जॉन से अपने सिस्टम से जॉन को एक मैसेज करती है कि जॉन जल्दी से इस लोकेशन पर आ जाओ। उस मैसेज में स्वाति मल्होत्रा जॉन के लिए एक लोकेशन भी भेज देती है। अपना काम खत्म करने के बाद आज स्वाति भी अपने उन ख्यालों में चली जाती है। जब स्वाति पेरिस आ गई थी तो वो अपने काम में इतना बिजी हो गई थी कि उसे तो करण से भी बात करने का वक्त नहीं मिलता था। लेकिन स्वाति को करण पर पूरा भरोसा था कि वहां स्वाति के ना होने पर भी करण गुलेरिया उसकी दोस्त का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे, क्योंकि एक अंजलि रायजादा ही थी जो स्वाति की सबसे अच्छी दोस्त थी। अंजलि मेरी जैसी बिल्कुल भी नहीं थी, वो काफी सॉफ्ट हार्टेड थी, किसी से भी ऊंची आवाज में भी बात नहीं करती थी। मुझे तो पता भी नहीं चला कि आखिर कब किशन ने अंजलि से शादी कर ली। क्या अपने ही परिवार को बचाने के लिए मैंने जो उसे बनाई थी उससे जो अपना रिश्ता दोस्ती का भी तोड़ दिया था, क्या वो सही था? स्वाति अभी इन्हीं ख्यालों में ही थी। हालांकि मुझे अपने लिए हुए फैसले में कोई अफसोस नहीं है। उसके बाद मैंने अंजलि तक से रिश्ता तोड़ दिया था। सिर्फ करण के भरोसे मुझे पूरा विश्वास था कि करण अंजलि को हमेशा प्रोटेक्ट करेगा। अगर मैं वहां पर नहीं रही तो मेरी एब्सेंस में भी करण अंजलि को अच्छे से संभाल लेगा। मैंने उस फाइटिंग रिंग में करण की आंखों में अंजलि के लिए परवाह देखी थी, ठीक वैसे ही जैसे एक भाई अपनी बहन की परवाह करता है। अपनी इसी सोच से बाहर आते हुए ही अब स्वाति कहती है, तुम जानती हो ना अंजलि, मैं तुम्हारी तरह अपने इमोशंस नहीं दिखाती हूँ, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि मुझे तुम्हारी चिंता नहीं है। मुझे बस करण पर भरोसा था उस टाइम पर, और उस वक्त अपनी बेटी को बचाने के लिए और अपने परिवार को बचाने के लिए मुझे जो सही लगा मैंने उस वक्त वही फैसला लिया। अपने ख्यालों में ही थी कि तभी स्वाति को बूढ़े बाबा की आवाज आती है कि मैडम सब ठीक तो है ना? आज काफी वक्त के बाद आपकी आंखों में मुझे थोड़ी सी नमी दिखाई देती है, क्या कुछ हुआ है क्या? बूढ़े बाबा की बात को इग्नोर करते हुए भी स्वाति उससे कहती है कि जॉन आने वाला है, आपको वो एंटीडोट लेकर उसे देना होगा। स्वाति बूढ़े बाबा को लोकेशन बता देती है कि कहां पर जॉन आएगा, और फिर बूढ़े बाबा भी अब उस एंटीडोट को लेकर अब स्वाति की बताई हुई लोकेशन पर जाने के लिए पहुंच जाते हैं। इधर इंडिया में दिल्ली में मल्होत्रा हाउस में अंजलि मामी और किशन मामा के रूम में अंजलि किशन मामा को अपने लिए हुए डिसीजन के बारे में बता देती है कि अब उसे ही अपने बेटे को ढूंढना होगा। वो बहुत ही इंतजार कर चुकी है। वो कहती है कि मैं अब उससे मिलकर पूछूंगी कि आखिर उसने मेरे बेटे को ढूंढने के लिए क्या किया। अगर वो कुछ नहीं बोला तो मैं अब खुद अपने बेटे को ढूंढने के लिए निकल जाऊंगी।
क्योंकि मैं बहुत साल उस आदमी का इंतजार कर चुकी हूँ, अब मैं और नहीं कर सकती। अंजलि की ये बात सुनकर अब किशन मल्होत्रा कहते हैं कि तुम जानती हो ना कि तुम्हारे बेटे को ढूंढने के लिए करण ने भी जमीन और आसमान एक कर दिया था। उन्हें भले ही मल्होत्रा परिवार से नाराजगी थी, लेकिन उन्होंने कभी अपनी नाराजगी तुम्हें नहीं दिखाई। मैं जानता हूँ कि मुझसे शादी करने के बाद इस घर में तुम्हें एडजस्ट करने में कितनी प्रॉब्लम हुई थी शीला एक मौका नहीं छोड़ती थी तुम्हें और स्वाति को नीचा दिखाने के लिए। अगर करण ने उस वक्त आकर शीला को सबक नहीं सिखाया होता तो शायद वो भी तुम्हें ताने ही देती रहती। देखो अंजलि, अगर तुम मुझसे मिलने जाना चाहती हो तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। ये तुम्हारी मर्जी है, ये तुम्हारा डिसीजन है, मैं तुम्हारे डिसीजन की रिस्पेक्ट करूंगा। लेकिन याद रहे अंजलि, अब बात पुरानी नहीं है। अब मुझे जलन होती है जब मैं तुम्हें राजीव से बात करते हुए भी देखता हूँ, तो क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम दोनों ने एक दूसरे की सोल से प्यार किया था। पूरे कॉलेज में बस तुम्हारे और राजीव के साथ करण और स्वाति के प्यार की ही कहानियां आज भी जिंदा है। मैं जानता हूँ कि तुमने जितना प्यार राजीव से किया था उतना तुम कभी किसी से नहीं कर पाओगी, और मुझे तुमसे कोई शिकायत भी नहीं है। मैंने तुम्हारे रिश्ते में तुमसे जितनी भी एक्सपेक्टेशन की थी तुमने उससे ज़्यादा ही किया है। मैं यहाँ पर किसी जेलसी से या किसी कंप्लेंट से तुम्हें ये सब बातें नहीं कह रहा हूँ, जिसके लिए मैं पूरी जिंदगी तुम्हारा शुक्रगुजार रहूँगा। स्वाति के जाने के बाद जब पूरे ही शहर हमारे खिलाफ हो गया था तो तुमने कितना कुछ सुना था। तुम अगर चाहती तो मुझे छोड़कर उसी समय भी जा सकती थी, लेकिन तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तुमने हर बुरे से बुरे वक्त में मेरा साथ दिया है, लेकिन आज अगर तुम अपने बेटे को ढूंढने जाना चाहती हो तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। अब तुम्हारे बच्चे बड़े हो गए हैं और श्वेता माँ को संभाल लेगी। तुमने पहले ही इस परिवार के लिए बहुत कुछ किया है, अब अगर तुम हमारे बड़े बेटे के लिए कुछ करना चाहती हो तो तुम कर सकती हो। ये कहते हुए ही अब किशन मल्होत्रा अपना एक हाथ अंजलि के कंधे पर रख देते हैं कि तभी अंजलि को एक बात याद आई कि मेरे जिस बेटे को ढूंढने के लिए करण ने इतना कुछ किया, मुझसे वादा भी किया था कि जब तक वो मेरे बेटे के बारे में पता नहीं लगा लेता वो शांत नहीं बैठेगा। तो फिर अचानक से 5 साल बाद क्या हो गया था कि करण ने मुझे फोन करके कहा कि तुम अब मल्होत्रा परिवार का हिस्सा हो, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। अब अंजलि को फिर से वही पिछले सालों की बातें याद आती हैं। करण के उस फोन कॉल ने मुझे तोड़कर रख दिया था, लेकिन मैं जानती थी कि कहीं ना कहीं करण की नफरत जायज थी, क्योंकि अंजलि ने सिर्फ यही सोचा था कि स्वाति के दिए हुए धोखे की वजह से ही शायद अब वो मल्होत्रा परिवार से रिश्ता तोड़ रहा था। इसलिए उस समय पे अंजलि ने भी करण से कुछ ज्यादा नहीं पूछा था। इसलिए उसके बाद मैंने भी कभी करण से अपने बेटे के लिए कोई मदद नहीं मांगी। लेकिन क्या करण आज मेरी मदद कर सकता है? क्या मुझे उससे मदद मांगनी चाहिए? क्योंकि अब तक तो जहां तक मैं जानती हूँ अब तो मल्होत्रा परिवार और गुलेरिया परिवार दोनों के ही रिश्ते अब काफी अच्छे हो चुके हैं। इसलिए अभी अपने ख्यालों से बाहर आते हुए अंजलि यही सोचती है कि उसे एक बार फिर से उन पुरानी बातों के लिए करण से बात करनी चाहिए। क्या पता इस बीच के कुछ समय में करण को उसके बेटे के बारे में कुछ पता चला हो, क्या पता उसके बेटे की कुछ खबर करण के पास हो, और अगर नहीं भी है तो क्या पता करण गुलेरिया अपने रिसोर्सेज के द्वारा उसके बेटे को ढूंढने में फिर से उसकी मदद करे। आप लोग इस स्टोरी को बहुत ही पसंद कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरी दूसरी स्टोरी को भी प्लीज़ आप एक बार सुन के देखिए, वो भी सच में बहुत ही अच्छी है। आपके इस सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।